हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं निर्भय सर, आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब फाइबर पे स्वागत है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे चाहने वाले बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले युवा नौजवान साथियों, जल्दी जल्दी से हम लोग सेशन में लाइव आ जाते हैं और उसके बाद फिजिक्स को गर्दा उड़ाने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को करीब करीब 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो नो लेट नो वेट मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बच्चे, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, हम लोग पढ़ के देखते हैं। लिखा है कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। क्या है भाई? चाल है, वेग है, विस्थापन है या त्वरण है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ सबस्टेंस इन अ यूनिट टाइम इज क्या? स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन। तो बताइए, इकाई समय में वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो इकाई समय में वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्पीड, यानी कि चाल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? 1, यानी कि 1 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसमें बोलता है कि स्पीडोमीटर मापता है और स्पीडोमीटर मेजर्स, क्या मेजर करता है भाई? दूरी यानी कि डिस्टेंस, चाल यानी कि स्पीड, समय टाइम, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। तो स्पीडोमीटर का काम होता है स्पीड को मेजरमेंट करना, यानी कि चाल को मेजरमेंट करना। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर मेरे भाई? क्लियर है मेरे चाहने वाले बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी? तो आप लोग को कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, डरना नहीं है, बस आराम से करना है, ठीक है ना? बस करते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लिखा है द एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजन है। क्या होता है? तो आपको बताना है कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में मुझे बताना है। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसका सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है ना, आपका mgh। क्या होता है? mgh। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये रहा 4। द प्रोपल्सन ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। रॉकेट का प्रणोदक किस सिद्धांत पर आधारित है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, या नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। किस पे है मेरे दोस्त बताइए? रॉकेट का जो प्रणोदक है किस सिद्धांत पर आधारित है, इसके बारे में आपको क्या करना है? बताना है। तो जो रॉकेट का प्रणोदक होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आधारित होता है, यानी कि संवेग संरक्षण पे आधारित होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ऑडोमीटर मेजर्स, ऑडोमीटर मापता है, इसको मापता है चाल यानी कि स्पीड, दूरी यानी कि डिस्टेंस, समय यानी कि टाइम, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। तो ऑडोमीटर का माप का ऑडोमीटर क्या मापता है मेरे प्यारे मित्र? तो ऑडोमीटर दूरी को मापने का काम करता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना मेरे प्यारे मित्र, मेरे बिहार के बच्चे, मेरे चाहने वाले? जल्दी जल्दी से बता दो। कब से तुझे मैंने देखा सनम, आ आ आ आ आ आ आ आ आ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा से इसको देख लेते हैं। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज वर्क्स। कैसे काम करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पीड, इन द वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन, या नन ऑफ दीज। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। गति के दिशा में, गति के विपरीत दिशा में,
गति के लंबवत दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्र, इस बात को याद रखना, घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करता है। यानी आप जिधर की ओर जा रहे हो ना, उसके विपरीत में काम करता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत प्यार से, आप बहुत प्यार से समझ रहे हो, सीख रहे हो और बिहार पॉलिटेक्निक को बर्बाद कर दोगे। इस बार तेरी सिलेक्शन पक्का है अगर आपने मेरे से पढ़ लिया तब, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कहा गया है एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति का एसआई मात्रक है जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर जूल सेकेंड स्क्वायर, क्या है। तो आइए हम लोग जरा सा देखते हैं। पावर, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क को हम लोग जूल में मेजरमेंट करते हैं और टाइम को हम लोग सेकेंड में करते हैं। इसका राइट आंसर होगा जूल पर सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बिहार पॉलिटेक्निक में इस प्रकार के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे मित्र। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे बिहार पॉलिटेक्निक का, तो इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और उम्मीद है कि इस बार 2023 के बिहार पॉलिटेक्निक में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। और क्या क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, आवेग का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है। तो आवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे प्यारे मित्र, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। 1 किलोवाट इज इक्वल टू, 1 किलोवाट बराबर होता है। देखिए ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में आता है ना। 1 के डब्ल्यू एच, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो 1 किलोवाट जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। और इसे ही हम लोग 1 यूनिट के नाम से भी जानते हैं, इसे ही हम लोग 1 यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर जो है वो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला। ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है किसके, इनर्शिया यानी कि जड़त्व के, फोर्स यानी कि आरोपित बल के, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो चेंज इन मोमेंटम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो समानुपाती होती है किसके, तो याद रखना बल का, यानी कि फोर्स विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले दुलरुआ दुलरुआ बिहार के दुलरुआ बच्चे, पता है कि अ साउंड वेव विथ अ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम, देखिए ये जो 20 हर्ट्ज होती है ना और 20,000 हर्ट्ज, एकदम प्यार से समझना, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाले जो साउंड रेंज होते हैं उसे बोलते हैं ऑडिबल, क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड रेंज, तो बोलते हैं श्रव्य, श्रव्य ध्वनि तरंग। और अगर 20 हर्ट्ज से कम की बात की जाए, 20 हर्ट्ज से कम की बात की जाए तो उससे बोलते हैं अवश्रव्य, अवश्रव्य ध्वनि तरंग। और अगर 20 हर्ट्ज से ज्यादा की बात किया जाए, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की बात किया जाए तो ज्यादा वाले को बोलते हैं मेरे दोस्त प्राश्रव्य। याद रखना कि श्रव्य किसको बोलते हैं, अवश्रव्य किसको बोलते हैं, प्राश्रव्य किसको बोलते हैं। तो यहां पर बोला गया है 20 हर्ट्ज से कम, तो 20 हर्ट्ज से कम वाले को क्या बोलते हैं, अवश्रव्य तरंगे, यानी कि इंफ्रासोनिक तरंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन। क्लियर है प्यारे मित्र? आगे बढ़ते हैं। लगा दो आग पानी में और बना दो क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक का तूफानी में। कहता है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसका, उसकी वेलोसिटी क्या, उसके वेग का क्या, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहां पर अगर ये वेग क्या कर रहे हो भाई, दुगना, तो भाई दू कर दोगे तो ये भाई बताओ यहाँ पर टू का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये बन जाएगा कितने, 4 गुना। यानी कि अगर वेग को डबल करोगे, अगर तुम वेलोसिटी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, वो आपकी 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मुझे चाहने वाले बिहार पॉलिटेक्निक के तमाम स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें समझ में आ रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना मेरे प्यारे मित्र, क्योंकि आपकी एक कमेंट मुझे ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, उत्तेजित करता है कि बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हारी जिंदगी में क्या रखा, अपने ज्ञान को बांटो और सिलेक्शन दिलाओ। मेरा काम है तुम्हें सिलेक्शन दिलाना, मेरा काम है अपने ज्ञानों को बांटना, मेरा काम है तुम्हें अच्छे अच्छे जगह पर पहुंचाना। क्लियर है? तो बस तुम्हें क्या करना है, लगे रहना है किसके साथ, मेरे साथ। कैसे, ऐसे, कहा, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, कोणीय वेग का मात्रक होता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या नन ऑफ दीज। तो जो कोणीय वेग होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसका होता है, जो एसआई मात्रक होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा आंसर, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। पता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is immersed in a liquid, the upward force extracted by the liquid on the object is called। किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। जब हम लोग किसी लिक्विड में, जब हम लोग किसी तरल में वस्तु को क्या करते हैं, डुबाते हैं, तो भाई जो वस्तु है उस पे ऊपर की ओर क्या लगती है, बल लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसे बोलते हैं उत्प्लावन बल, यानी कि वायोलेंट फोर्स बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। चलते हैं प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। पता है ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। जो निगेटिव एक्सेलरेशन होती है, जो निगेटिव त्वरण होता है, उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी कि मंदन। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कहां है, ऑप्शन में कहां पर है, बी नंबर में। तो इसे निगेटिव जो एक्सेलरेशन होता है उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। विच वन इज नॉट करेक्ट। भाई इनमें से कौन से सही नहीं है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको बताओ। जी बराबर यू प्लस एट, ये तो सही है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी सही है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ये भी सही है। तो सही नहीं है कौन, ऑप्शन नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्र। ये रहा क्वेश्चन नंबर, अरे ये भी 16 लिखा है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ कर देना 17। ठीक है। कार्य करने की दर को कहते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। है ना, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, तो भाई कार्य करने की जो दर होती है उसे एनर्जी, पावर, फोर्स या प्रेशर क्या बोलते हैं। तो कार्य करने की दर को हम लोग पावर बोलते हैं, यानी कि शक्ति बोलते हैं। इसलिए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। यस, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है। पता यदि किसी पिंड का स्थापन शून्य है तो बल
कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ फोर्स वुड बी, क्या होगा? तो देखिए वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए फोर्स रहा और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या डाल दोगे? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर जीरो डाल दोगे मेरे दोस्त, ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। यानी वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। यानी कि जीरो जूल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है मेरे बच्चे? चाहने वाले कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आप लोग भी अगर जानते हो ना तो कमेंट बॉक्स में आंसर को दे दो। क्लियर है ना? कमेंट बॉक्स में आंसर को क्या करो? दे दो, तभी तो मजा आएगा मुझे, है ना? और आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये भी बताना कि जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, बेटा कहाँ कहाँ से, बिहार के कौन कौन से जिला से तुम लोग आते हो, जरा सा अपना जिला का नाम बता देना, ताकि मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे इस जिले से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को लेते हैं और देखते हैं इसका 18 का आंसर क्या होने वाला है। ये देखिए, अरे भाई नंबरिंग में कुछ गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, तुम लोग नंबरिंग सुधार लेना। दाब का एसआई मात्रक है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा? तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा भाई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, या न्यूटन मीटर पर सेकंड, या क्या होगा? तो भाई प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। लिखा है कि द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, गतिज ऊर्जा का व्यंजन है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब देख लीजिए कि कहां पर दिख रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे प्यारे मित्र? क्लियर है मेरे बच्चे? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताते रहो। बताओ जल्दी जल्दी से तुम लोग किस किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हो। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बताओ। किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इन एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, देखो इनर्शिया यानी कि जड़त्व, जड़त्व की जो परिभाषा है, जड़त्व की जो डेफिनेशन है, वो न्यूटन के प्रथम नियम से निकल, और जड़त्व डिपेंड करता है उसकी द्रव्यमान पर। जितना ज्यादा उसकी द्रव्यमान होगी उतना ही ज्यादा उस वस्तु में जड़त्व होगी, यानी कि इनर्शिया होगी। तो यहाँ पर द्रव्यमान के कारण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बेटा ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि सबका बी आंसर दिख रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, कहता कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, विच लॉ ऑफ मोशन इज दिस? कौन सा भाई? फर्स्ट है, सेकेंड है, या थर्ड है, या नन ऑफ दीज है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड हो जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। ये न्यूटन के तीसरे नियम से पता चला था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, लिखा हुआ है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज, क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र? तो जो g का मान होता है, स्मॉल g का मान होता है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देख लीजिए कहां पर लिखा हुआ है, तो ये मुझे दिख गया ऑप्शन नंबर बी में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी से बताओ, तुम लोग को एक ड्यूटी दिया गया था कि कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बतानी थी आप लोगों को कि आप लोग किस किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो। जैसा कि आप लोग को आज पता है कि आज कितने तारीख है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ आज कितने तारीख है। तो शायद आज लगता है आप लोगों को 10 तारीख के आसपास होगा ना, या 9 तारीख होगा, जो भी है देख लेना।
चलिए ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। ये रहा द्रव्यमान और ये रहा वेग, इन दोनों को गुना करोगे तो बन जाएगा मोमेंटम यानी कि संवेग। तो यहाँ पर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग के नाम से जानते हैं यानी कि मोमेंटम के नाम से जानते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होने जा रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, कहता है कि 1 माइक्रोमीटर इज, 1 माइक्रोमीटर होता है, तो भाई 1 माइक्रोमीटर होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इट्स वेट, यहाँ पर डेट लिखा गया, ऑफ इट्स वेट, ऑफ इट्स क्या होगा, वेट ऑन द अर्थ। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो होता है 1/6 गुना। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक है, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है प्यारे मित्र, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा 28 नंबर, क्या बोलता है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो वो होता है किलो वाट घंटा, इसी को बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट, जो हमें ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, संवेग परिवर्तन की समानुपाती होती है, किसकी होती है, तो आरोपित बल के समानुपाती होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए यहां पे बताइए, तरंग की आवृत्ति, आवृत्ति एन है, तरंग धैर्य कितना है लेमडा, और चाल क्या है बी में संबंध है। क्या होगा ये तीनों में संबंध, तो हम लोग को पता है कि जो हमारा जो वेलोसिटी है, जो चाल है, वो होता है आपका तरंग की आवृत्ति इनटू क्या, लेमडा यानी कि वेवलेंथ। अब हमें देखना है, तो यहाँ पर मिल गया ऑप्शन नंबर ए में, ये मिल गया। ये कहां पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो तरंग की चाल, तरंग की तरंगदैर्घ्य और हमारी आवृत्ति में क्या संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिख पा रहा है कि यही संबंध। पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, इन चार ऑप्शन में से जड़त्व किसका ज्यादा है ये आपको बताना है। तो प्यारे मित्र मैंने आपको बताया था कि जड़त्व जो होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ जड़त्व किस पे डिपेंड करती है। आप लोग का आंसर आएगा कि सर जड़त्व डिपेंड करती है द्रव्यमान पर। तो बताओ प्यारे मित्र इनमें से किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो तुम बोलोगे सर रेलगाड़ी बहुत बड़ी बड़ी होती है, इसका मतलब है कि रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज्यादा होगा, इसलिए इसका जड़त्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं। ये रहा अगला क्वेश्चन, पता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, जी का मान क्या होता है, तो जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब ये मिलाओ ऑप्शन में कहां पे लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर बी में दिख गया, ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख गया, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है कि घनत्व का एसआई मात्रक होता है, द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है,
तो डेंसिटी का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये देखो कहां पर है, तो ये मुझे दिख गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं प्यारे मित्र। ये देखिए 34, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। साउंड वेव आर, ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, या दोनों होती है, नन ऑफ दिस। अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ला 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 ला, लड़ी ला ला ले ला ला ला, ला 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 ने, ना 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 ने नानी। तो एक बात सुन ला, का काना ना ना ने ना ना ना। तो एक बात सुन लो, जो ध्वनि तरंगे होती है प्यारे मित्र, वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? करेक्ट बताना है तो v बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2h, यानी ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? गलत है, और तुमसे गलत ही पूछा गया है। अच्छा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछा गया। तो भाई करेक्ट तो यहाँ पर बी, ए भी और बी भी है, ए और बी बोथ तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या मारेंगे आंसर? यहाँ पर आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बोथ होना चाहिए, कि यहाँ पर बोथ दिया ही नहीं है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रहा, ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। अगर साउंड की स्पीड मैक्सिमम पूछा गया, ये रहा देखो साउंड, अगर इसकी स्पीड पूछा जाए, एक पूछा जाएगा मिनिमम और एक पूछा जाएगा मैक्सिमम। अगर मिनिमम पूछेगा तो आपको बताना है एयर में, एयर बोले तो वायु, ठीक है ना। और मैक्सिमम पूछे तो बताना है सॉलिड, सॉलिड बोले तो ठोस, ठीक है ना। तो यहां पर बोला है कि अधिक की बात, तो अधिक की बात बोला है तो आंसर क्या देंगे हम लोग? सॉलिड। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है प्यारे मित्र, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। पता है कि समतल सतह से ध्वनि तरंग के प्रावर्तन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है? तो भाई कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है? कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो चेंज नहीं होता है, उसके बारे में बताना है। क्या वेग चेंज हो जाती है, तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाती है, आवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा चेंज नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो कौन सी चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, यानी कि आवृत्ति चेंज नहीं होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन 38 नंबर, बोलता है कि धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? कौन सी होती है भाई? विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑन द बॉ। भाई धनुष के द्वारा जो तारित डोरी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखना, उसमें जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर यानी कि v अपॉन टी, इसी को बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर। और वेग परिवर्तन की दर को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि ए बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या? टाइम। तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग बोलते हैं त्वरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस। क्लियर है प्यारे मित्र, क्लियर है मेरे बच्चे? तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि अभी तक कितने कितने किसका किसका सही हुआ है। और तुम लोग को बोले थे एक ड्यूटी कि तुम लोग किस किस जिला से देख रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके
बताना। हाँ, तुम लोग से मिलने आऊंगा पास करने के बाद। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। कार्य का एसआई मात्रक है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य को हम लोग किस में मापते हैं? जूल में। अब जूल कहाँ पे है देख लो, तो जूल मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं प्यारे मित्र। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर झारखंड लिखा गया है, यहाँ पर कर देना बिहार। ठीक है, तो बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है? भी बराबर यू प्लस ए टी भी सही है, बी बराबर ए बराबर भी प्लस यू बाई टी। कौन सी सही है? तो सही तो यही है। क्या? ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। स्वय ध्वनि का प्रास होता है, कितना होता है? ऑडियबल का कितना होता है? अभी मैंने बता दिया था, ऑडियबल का होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पता है कि विच इज नॉट अ बेसिक क्वांटिटी। निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है? आधारी राशि नहीं है यानी कि अदिश राशि नहीं है। तो असीधा ये तो है अदिश राशि, द्रव्यमान भी है, विद्युत धारा भी है। तो अदिश राशि कौन नहीं है? तो अदिश राशि आपका ए नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि कौन है जी बताओ? अदिश राशि है, अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि है चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। बोला गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? चाल। लेकिन एक बात को सुन लो, कौन सी चाल? तो तत्कालिक चाल को मापते हैं, यानी कि इंस्टैन्टेनियस स्पीड को मापते हैं मेरे दोस्त। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है इंस्टैन्टेनियस स्पीड, यानी कि तत्काल चाल को मापते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। कहा गया है कि गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत बराबर बताना है, गलत कौन सा होगा? तो एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो सही है। बी बराबर यू प्लस ए टी भी सही है ना? और क्या सही होगा भाई? इन दोनों को चेक करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर होता है ई स्क्वायर प्लस 2as। तो टू यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a। तो कौन सा गलत है चुनना था? तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। अब नहीं तो प्यारे मित्र, आज आप लोगों के लिए मैंने 46 क्वेश्चन लेके आया था। एक दो का क्वेश्चन का नंबरिंग भी गलत था, यानी सब मिला के लगभग लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास में मैं आप लोग के लेके आया था। तो कमेंट बॉक्स में मैंने बोला था बताने के लिए कि आप लोग जिस जिस जिला से इस वीडियो को देख रहे हो बेटा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बच्चे, आज की क्लास को यहीं पर क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। तुरंत मिलूंगा, थोड़ी देर बाद मिलूंगा किसी और सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि इस बार बिहार पॉलिटेक्निक को बेटा बर्बाद कर देना है। क्या कर देना है? बर्बाद कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थैंक यू, बाय बाय।